दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारा हर एपिसोड देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा और आप बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप रेगुलर नहीं देख रहे हैं और अगर आपने सीए रिजवान मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू अगर पहले मिस कर दिया था तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। आप उसको देखिए, क्योंकि आज फिर हमारे मेहमान हैं सीए रिजवान मिर्ज़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान सर एक बार फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला जो आपका एपिसोड था उसमें हमने आपके बारे में जाना, कैसे आप सीए बने, फिर कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में आए और किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, और हमने बहुत डिटेल में बातचीत की कि डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए, और जो बहरूपिया आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे वो क्रिप्टो के नाम से आएँ या फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे आएँ, तो उससे किस प्रकार से बच के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स से भी मैं कहना चाहता हूँ, पिछला इम्पोर्टेंट इंटरव्यू जो था ना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आपने मिस किया तो बिल्कुल आप सबसे पहले उसको देखिए, फिर इस पे वापस आ जाइए। आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे और ज़्यादा आनंद भी ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं रिजवान सर। आप सीए हैं, लोगों को फाइनेंस के बारे में जानकारी देते हैं, बताते हैं जी। हमारे डायरेक्ट सेलर का फाइनेंस बहुत बिगड़ा रहता है जी। आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जी। जो एक टाइम पे बड़ी लंबी और लग्जरी गाड़ियों में चलते थे जी। और आज उनको अगर आप कहो कि मीटिंग में आना है तो बोलेंगे इसके टिकट के पैसे नहीं हैं, तो आप पैसे भिजवा दो, मैं आ जाऊँगा। बिल्कुल सर। तो ऐसा क्यों होता है और उससे एक डायरेक्ट सेलर कैसे बाहर आ सकता है, वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर आपने रखा है आज। और बहुत सारे मेरे साथी कहिए या जिनको मैं जानता हूँ, इतने बरसों का एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशन में, तो बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ और ये बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है सर कि उन लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन वाली कंपनी देखी, ना कि लॉन्ग टर्म गेन वाली। शॉर्ट टर्म में वो लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन चूंकि कंपनी के फंडामेंटल्स राइट नहीं थे तो टीम रिटेन नहीं कर पाए या कंपनी बंद हो गई, जिसके बाद से उनकी इनकम बंद हो गई और उनकी खुद की पर्सनल इमेज को उससे बहुत धक्का पहुंचा। वो सेम टीम उनके साथ में दूसरी कंपनी में नहीं जा पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट डाउटफुल माना गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस वक्त वो पैसा कमा रहे हैं तो उस वक्त वो पैसे को शो ऑफ करने के लिए या पैसा से शो ऑफ करके और बिजनेस लाने के लिए वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। वो असेट्स नहीं बनाते हैं, वेल्थ नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि वो लायबिलिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है सर कि जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया होगी, सेविंग्स 3-4 लाख रुपए होगी, वो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी EMI पे ले लेते हैं इस उम्मीद में कि अब हमारा बिजनेस चल निकला है और ये ऐसे ही चलता जाएगा, और फाइनली वो EMI भी चुकता नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास में 100 रुपये है तो आप 5 रुपये की गाड़ी खरीदिए। 5 रुपये जेब में रखकर 100 रुपये की गाड़ी खरीदने वाले लोगों के लिए दिक्कत आएगी। इस तरह से अगर कोई अपने आप को प्लान करता है सर तो डेफिनेटली उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसकी सब चीज़ों की शुरुआत होगी सही कंपनी के चुनाव से, जिसके बारे में मेरी आपकी चर्चा हो चुकी है। उस वीडियो को अगर देखते हैं और सही कंपनी का चुनाव करते हैं। सही कंपनी के चुनाव करने में 2-3 चीज़ों की जो अड़चन आती है, सबसे पहले तो ये है कि जिसने अप्रोच किया है मैं उसके साथ जुड़ूंगा। दूसरी ये आ जाती है कि मैंने गलत कंपनी गलती से ज्वाइन कर ली और वहाँ पे 10, 20, 50, 100 लोग मेरे साथ जुड़ गए, तो अब मैं चेंज नहीं करूँगा। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि आप अपना पूरा करियर एक पर्टिकुलर चीज़ पे रख रहे हो और थोड़ी सी लालच में आकर या थोड़ा सा स्नेह भाव के चलते आप सही कंपनी के तरफ जाने की जगह आप शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना चाहिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप पैसिव इनकम कमाने आए हो, ना कि एक्टिव इनकम कमाने आए हो। एक्टिव इनकम कमाना यानी कैश क्रॉप की बात हो गई कि आपने फसल लगाई, फसल काट ली, बेच दी, पैसा आ गया आपके पास। जबकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन किसी फल का बाग लगाने जैसा है
कि एक बार बाग लगाया और आपने भी खाया, आपके पुश्तों ने खाया। डायरेक्ट सेलिंग इसके लिए की जाती है। अगर ऐसी कंपनी का चुनाव कोई नेटवर्कर करके वहाँ 2-3 साल मेहनत करता है सर, तो मैंने देखा है कि उन लोगों को दिक्कत नहीं आई है। आप खुद उसका एक एग्जाम्पल है सर। और आप जैसे कई मित्र हैं मेरे कि जिन्होंने इसके चलते अपने अर्लियर करियर से बहुत अच्छा करियर बनाया है। वेरी ट्रू। मैं ऐसा भी देखता हूँ सर कि हमारे यहाँ मतलब कुछ कंपनियों में, सभी जगह तो नहीं, कुछ ऐसा प्रचलन सा बन जाता है कि वहाँ पे दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। और दिखावे में वही रहता है कि चूँकि गाड़ी छोटी भी चल जाएगी लेकिन लेनी इसलिए है बड़ी क्योंकि दिखाना है। और दिखाने से शायद और कुछ लोग जुड़ जाएंगे, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा, बस वो कल्चर आ जाता है और उस कल्चर में आदमी बहता हुआ चला जाता है। तो मैं भी पर्सनली ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों को कि आप मेरे से कोई भी व्यक्ति अगर उत्साहित होकर फ़ोन करता है तो मैं उससे कई सारी चीज़ें पूछता हूँ और उसकी एक्सप्रेशंस यही रहती है कि नहीं सर अभी 50,000 आ रहा है तो अगले 1 साल में तो मैं इसको 1 लाख कर दूंगा, फिर मैं 2 लाख कर दूंगा। तो मैं उसको यही कहता हूँ कि चलो बढ़िया है, आप अभी छोटी ले लो, बड़ी लेने में तो कभी भी ले सकते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी दिखावे से थोड़ा बचेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। व्यूवर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं रिजवान सर मेरे पास में। जी सर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। दुलीराम तामेश्वर का प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग में लोग टिकते क्यों नहीं हैं? क्या बात है दुलीराम सर, आपने एक्चुअली जो बात रखी है मैं इससे आपसे एग्री नहीं करता हूँ सर। इसके अलग अलग पहलू हैं। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी सर। 3 इडियट फिल्म के अंदर में एक कैरेक्टर था फरहान कुरैशी। वो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में आकर उसके बाद अपने फादर से कहता है कि पापा अगर मैं इंजीनियर बना भी तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा, इससे अच्छा मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूंगा। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में लोग नहीं टिकते। लोग किसी भी प्रोफेशन में नहीं टिकेंगे अगर वहाँ वो फिट नहीं है तो। जबकि आप देखेंगे कि जितने भी एकेडमिक करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनमें वो बंदा पहले अपने करियर का सिलेक्शन करता है, फिर उसके लिए मेहनत करके कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वहाँ जाता है और वहाँ भी बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने के बाद वो उस प्रोफेशन में पहुँच पाता है। उस प्रोफेशन में एंट्री इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि जो उस प्रोफेशन में फिट बंदा है वही वहाँ जाता है। इस वजह से वहाँ पे आपको छोड़ने वालों की संख्या बहुत नहीं नज़र आती है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कि इसमें ज्वाइन होना या इसमें एंट्री करना बड़ा ही आसान है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, क्योंकि जो बंदा अंदर आता है वो बिना सोचे समझे किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के इम्प्रेशन में या लालच में या किसी और तरीके से यहाँ आ जाता है। आने के साथ में उसका कमिटमेंट नहीं बनता है। कुछ हज़ार रुपए में ये बिज़नेस शुरू हो जाता है सर, और वो इतने कम होते हैं कि उतने में तो ये 2 अच्छे सूट नहीं बन पाते जी। तो 2 अच्छे सूट खराब होने का जितना गम रहेगा उतना ही गम इस व्यवसाय को छोड़ने का रहेगा। अगर इसी की एंट्री अगर मान लेते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर इसकी शुरुआत करने की, मैं इसको डिफरेंट तरीके से लूँगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। आप होलसेल मार्केट में जाइए और वहाँ पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि किसी कंपनी में जिसमें 50 प्रोडक्ट हैं, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेना है तो पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो आपसे बताएंगे कि कम से कम तो भी जो है ना 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स देगी। तो परसेप्शन वैल्यू इस इंडस्ट्री में आने की 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ रियली अगर कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो विदाउट स्टडी, विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग द स्किल्स, विदाउट प्रॉपर माइंडसेट, विदाउट प्रॉपर एटीट्यूड, विदाउट प्रॉपर बिलीफ सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। और ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई, एक बंदा जो विदाउट कमिटमेंट 10-20 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट खरीद के इस इंडस्ट्री को शुरू करता है, वो लर्निंग में ध्यान नहीं देता है,
उसका एटीट्यूड राइट नहीं होता है, उसका फोकस राइट नहीं होता है, वो इसको समय नहीं देता है, वो इसकी किसी भी तरीके से इसमें आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो नहीं लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर या अपलाइन का भी इसमें दोष बनता है कि वो बंदे को अंदर लाने के लिए इस तरह के कमिटमेंट करता है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ना आईडी ले लीजिए, बाकी सारा काम हम करने वाले हैं, वो यही मान लेता है। और अपलाइन धीरे धीरे जब बिजी हो जाता है, इनिशियली तो वो ध्यान देता है, उसका इंटेंशन भी रहेगा ध्यान देने का, लेकिन समय के अभाव में वो कर नहीं पाता है। ऐसा करके इसमें से बहुत सारे लोग जो आउट हुए हैं, मैं दरअसल उनको नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर नहीं कह सकता हूँ सर। इसके लिए शायद पाटनी सर ने एक बहुत अच्छी टर्म यूज़ की है कि नेटवर्किंग टूरिस्टर कि वो टूरिज्म के तरीके से आते हैं, कुछ दिन एंजॉय करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग में जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे जाकर ताली बजा देते हैं। इसको एज अ करियर लेने वालों को जितना सक्सेस का रेट मैंने इस इंडस्ट्री में देखा, मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा, उतना सक्सेस का रेट किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी करियर में नहीं। से फॉर एग्जाम्पल, 1 साल के अंदर में नीट एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 50 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिनमें से 30 से 32 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो 50 लाख बच्चे अपीयर हुए थे वो तो फेल हुए ना सर। यस। ऐसे ही आईएएस का परसेंटेज है, ऐसे ही एमबीए का परसेंटेज है। न सिर्फ वहां पे 11 क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से एक एक का करियर 10 से 15-20 साल का होता है, और हर सिटी के अंदर में कई कई एकेडमी में लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए आगे आ रहे हैं। यस, वेरी ट्रू। और ऐसे ही एक्टर बनने के लिए बच्चे एकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं। हर करियर में अगर आप देखेंगे तो आप कहाँ देख रहे हैं कि जो बच्चा एंटर हो गया वो फेल हुआ क्या? क्योंकि वहाँ एंट्री टफ है, हमारे पास में एंट्री फ्री है। वहाँ देखिए आपके जहाँ से उसने उस प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ काम करना शुरू किया था, तो आपको नज़र आएगा कि मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, चाहे वो नीट का हो या सिविल सर्विसेज का हो या एमबीए का हो या क्रिकेटर का हो, तो इनका सक्सेस परसेंटेज 0.00 में जाएगा। वेरी ट्रू सर। जबकि एक सीरियस नेटवर्कर का सक्सेस का परसेंटेज आप देखेंगे तो मैं समझ पा रहा हूं कि 4 से 5% जाता है। और इनफैक्ट मैंने मेरे 25 साल के डायरेक्ट सेलिंग के करियर में किसी को भी फेल होते हुए नहीं देखा है। मेरी बात को नोट कीजिएगा आप, मैंने आज तक किसी भी नेटवर्कर को फेल होते हुए नहीं देखा है। वो इंडस्ट्री को छोड़ देता है, जबकि वो अपनी कामयाबी से इतने करीब होता है कि थोड़े ही दिन में अब उसके पास में वो सारी चीज़ें आने वाली होती है जिसका वो कभी चाहता था, पर वो इस इंडस्ट्री से नाराज़ होकर छोड़ देता है। वो अगर कंटिन्यू करे, जहाँ गलतियाँ हो रही है उसको सही करे, तो वो किसी भी और प्रोफेशन में होगा उससे ज़्यादा कामयाब यहाँ हो सकता है। दैट्स ग्रेट सर। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है रिजवान सर कि अगर लोग छोड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण उसका स्पॉन्सर होता है, क्योंकि वो उसको न तो कोई कारण बता पाता है कि क्यों वो डायरेक्ट सेलिंग में आए और डायरेक्ट सेलिंग उसको क्या दे सकती है, और उसके साथ साथ वो उसका प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवा पाता। और प्रॉपर स्टार्टअप न होने की वजह से कुछ दिन तक लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं, कुछ दिन तक बात सुनते हैं, फिर बात भी सुनना बंद कर देते हैं, फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं, और हम चिल्लाते रहते हैं कि यार मेरी इतनी बड़ी टीम है, इतने लोग हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। फिर दोस्त अपलाइन में ढूंढते हैं, कंपनी में ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में ढूंढते हैं, लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं खुद में रहता है। अगर प्रॉपर स्टार्टअप करवा देंगे तो फिर ये प्रश्न आएगा नहीं कि लोग टिक नहीं रहे हैं। तो अनसीरियस लोग भी होंगे, या तो स्टार्टिंग में ही हट जाएंगे, और या फिर वो स्टार्टअप अगर कर लेंगे तो फिर वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। मैं इसमें बदलाव देख रहा हूँ सर। कई यूनिवर्सिटीज़ सामने आ रही है जो इसमें अब डिप्लोमा से लेकर डिग्रीज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दे रही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? जैसे आज से 60 साल पहले हमारा इंस्टीट्यूट पैदा हुआ, उससे पहले हम लोगों को मुनीम कहा जाता था, लेकिन एक डिग्री दे देने से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। एक डिग्री आने से हकीम जो है वो डॉक्टर कहलाया, एक डिग्री आने से जो मिस्त्री है वो इंजीनियर कहलाया। ऐसे ही आने वाले दिनों में जब तक आपके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होगी, आपको नेटवर्कर नहीं माना जाएगा सर। कंपनी आपको बगैर डिग्री के अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना पाएगी। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ।
उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सर्जन जितना कमा सकता है या उसके करियर में जितना बड़ा बन सकता है, या एक आईएएस ऑफिसर जितना बड़ा हो सकता है, डायरेक्ट सेलर उससे कई गुना बड़ा बन सकता है। इस इंडस्ट्री में, इस करियर में ये पोटेंशियल है। बिल्कुल, मैं इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा सर। जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बातचीत की, सूलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी है। वो बीबीए और एमबीए डायरेक्ट सेलिंग में करवा रहे हैं, और मैं भी उनका एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ। वहाँ सबसे अच्छी बात क्या लगी मैंने, रिजवान सर, जो एमबीए और बीबीए को हेड कर रहे हैं वहाँ पे, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है जी। डायरेक्ट सेलिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास में है जी। और उनकी डायरेक्शन में बच्चे पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। मतलब होते हैं एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने एमबीए और बीबीए का सिलेबस डिज़ाइन किया है, और लेक्चरर्स को वो किनको बुलाते हैं, उनको बुला रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में 10, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस्ड है और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस जिनके पास है, उनसे वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करनी चाहिए। और बहुत अच्छा आपने रिलेट करवाया कि एक मुनीम कैसे सीए बन गया और एक हकीम कैसे डॉक्टर बन गया। तो वाह, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। आगे बढ़ते हैं सर जी। तपन का प्रश्न है, मेरी तरह डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्या करना पड़ेगा, जानना चाहता हूँ। तो ये मुझे लग रहा है ऐसा पूछना चाह रहे हैं सर, ये अपनी टीम में अपनी तरह लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, और ये एक बड़ा चैलेंज है सर, लगभग हर कंपनी में है। क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? देखिए सर, ये जो प्रश्न है तपन जी का, ये मैं बहुत ही इसको दिल से रखना चाहूँगा, और दर्शक भी चाहें तो इस पे ज़रा गौर करें, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही डुप्लीकेशन के प्रोसेस पे चलता है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसी प्रोसेस में हर किसी ने चलना है। और अगर आपको समझना है तो आप किसी भी कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल को देख लीजिए, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो अमूल हो, चाहे वो हल्दीराम हो। आपको इनके लगभग हर स्टोर्स एक जैसे दिखेंगे, इनके यूनिफॉर्म एक जैसे दिखेंगे, इनका प्रोडक्ट को रखने का तरीका एक जैसा लगेगा, इनके एम्प्लॉयज़ एक तरीके के सवाल पूछते हुए दिखेंगे। तो ये जो डुप्लीकेशन का पैटर्न होता है, इसी पे नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस डिपेंड होती है। डुप्लीकेशन के प्रोसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए: लर्न, डू, टीच एंड देन डुप्लीकेट। अब हो क्या रहा है सर कि आप खुद कुछ अलग चीज सीख रहे हो, कर कुछ अलग रहे हो, सिखा कुछ अलग रहे हो, डुप्लीकेट कैसे होगा? इसमें मैंने जो डुप्लीकेशन के लिए सीखा हूं या मैं जो अप्लाई करता हूं, बड़े बड़े काम करना अगर है तो वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, आपको छोटे छोटे काम करना सीखना पड़ेगा। जनरली ये मुझ जैसे लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है सर, जिसमें शायद मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आपका भी हर काम में परफेक्शन है। हर इंसान एक जैसा नहीं होगा, और अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं जैसे परफेक्ट हूँ ऐसे ही मेरी पूरी टीम परफेक्ट हो जाए, तो शायद आपका ये एक्सपेक्टेशन सही नहीं उतरेगा। तो इसमें सबसे पहले मुझे अपने परफेक्शन से नीचे उतर के काम करना पड़ेगा, जो सबको एक्सेप्टेबल हो। डुप्लीकेट वही होगा जो हर बंदा आसानी से कर पाएगा। जो काम तपन सर आप खुद कर पा रहे हैं, वो काम अगर आपका डाउनलाइन आसानी से नहीं कर पाएगा तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आप कह रहे हो करने के लिए वो कम लोग करेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हो वो लोग आसानी से करना शुरू करेंगे। और सही तरीका सिखाने का भी यही है सर कि आप बोल के मत सिखाइए, करके दिखाइए उनको। और वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस में ऐड करना चाहता हूँ रिजवान सर। ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि मेरी टीम सर हिंदुस्तान के हर राज्य में है, और उसका एक ही कारण ये रहा कि इस चीज़ पे कॉन्शियसली मैंने काम किया। स्टार्टिंग में इनिशियली एक व्यक्ति के साथ में ग्राउंड लेवल पे वर्किंग की, प्लान दिखाने से लेके उसको मीटिंग तक लेके जाने में, नोट्स बनवाने में, किताबों की आदत डालने में कि वो किताब का टेस्ट उसको लग जाए, सेल्फ हेल्प बुक्स का। और जब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर मैंने धीरे धीरे उससे अपनी उंगली छुटा ली, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर उसको इसी पैटर्न पे लेके गया और इसी
तरीके से टीमें बिल्ड होती हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनिशियली बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और इनिशियली कर देते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। उनको लगता है यार सारे काम मैं ही करूँगा, ये उतना अच्छे से कर नहीं पाएगा, ये प्लान दिखाएगा तो शायद ज्वाइनिंग नहीं आएगी, ये स्टार्टअप नहीं करवा सकता है, ये मीटिंग में अगर मैंने खड़ा कर दिया तो फिर लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो उस रिस्क की वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोग डुप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। और वैसे मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ये सर, लेकिन मेरी समस्या ये है सर कि मैं प्रश्न पूछता ही रहता हूँ, मेरे से कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं बीच बीच में लिबर्टी ले लेता हूँ थोड़ी सी। नहीं, पर मैंने एक चीज़ महसूस की है सर कि इस इंडस्ट्री के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जैसे आपने अभी रखा कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बने बगैर हम इस इंडस्ट्री में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। दरअसल यही बेस है इस इंडस्ट्री का। वेरी ट्रू। आप अपने आप के जितने क्लोन बना पाएंगे, जितने डुप्लीकेट बना पाएंगे, तभी तो आप रिटायर हो पाएंगे। अगर आप ही अगर अकेले काम कर रहे हैं और टीम काम नहीं कर पा रही है तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। फिर ये ट्रेडिशनल बिजनेस से और जॉब से भी टफ है। टफ है। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ रिजवान सर। सर, पृथ्वी सूर्यवंशी का प्रश्न है। इन्होंने पूछा तो इसको इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो करते हैं, और इनका ये कहना है कि आप बहुत सारी कंपनीज़ में टॉप लेवल पर पहुँचे हैं, जबकि दूसरे लोग काफ़ी टाइम करने के बावजूद भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सफलता के रहस्य क्या हैं, या आपका तरीका क्या है काम करने का? बहुत चलिए सूर्यवंशी जी, आपने मेरे राज जानना चाह रहे हैं अगर, तो कुछ चीज़ों में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो मेरी बदकिस्मती रही कि मुझे कंपनियां बदलनी पड़ी, जो मेरी चॉइस नहीं थी। मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से कंपनी चुननी चाहिए, वो सारा ध्यान रखते हुए मैंने कंपनियां चुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरी अप्लायंस चली गई हमेशा, ऐसे ही कंपनियां बंद हुई अलग अलग कारणों से, और मुझे नई कंपनी का चयन करना पड़ा। इसमें एक चीज़ तो है कि अगर आपके बेसिक्स करेक्ट हों तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर जाते हो किसी भी प्रोफेशन में। आपने अमिताभ बच्चन, मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपने अमिताभ बच्चन को देखा है कि हमने उनको 70s और 80s का सबसे बड़ा महानायक देखा, और वहीं पिछली सदी के अंत में उन पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, करोड़ों का उन पे कर्जा हो गया, लेकिन उनके बेसिक्स राइट होने की वजह से उन्होंने बाउंस बैक किया। ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने बाउंस बैक किया, और किस्मत से मैं भी 4 मरतबा बाउंस बैक कर पाया। और जैसे आपने रिलेट किया कि मैं हर कंपनी में टॉप रैंक या टॉप अचीवर रह पाया, इसके पीछे सर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट की गहराई में जाना पड़ता है। हर कंपनी का कल्चर अलग होगा, हर कंपनी के प्रोडक्ट अलग होंगे, हर कंपनी का प्लान अलग होगा। सबसे पहले तो आपको उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इस सब्जेक्ट के सक्सेस का सबसे बड़ा दारोमदार होता है आपके बिलीफ सिस्टम से। अगर आपके माइंड में 1% भी डाउट है आपकी खुद की सफलता को लेकर, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो जो काम आप कर रहे हो, आप बिलीव कीजिए कि आप दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और ये आप ही कर सकते हो, और ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उसमें कामयाब होने वाले हो। बल्कि आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ही टॉप पर जाने वाले हो। इनफैक्ट मैं कोट करना चाहूँगा, ये शायद कहीं ना कहीं अहंकार में भी जा सकता है, बट वो मेरा तरीका है काम करने का। जब मैंने पिछली मर्तबा किसी कंपनी को चुना, तो उस कंपनी की पहली मीटिंग में ही फाउंडर जो डायरेक्टर थे, उनसे मैंने ये चैलेंज किया था ऑन द स्टेज कि आने वाले 3 साल में इस कंपनी का सबसे बड़ा नेटवर्क मेरा होगा। ये मैंने अहंकार में नहीं कहा था, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं कहा था, ये मैंने अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देने के लिए, चैलेंज लेने के लिए, और अपने ऊपर में एक बंधन लेने के लिए ये स्टेटमेंट दिया था। और यही स्टेटमेंट मैंने अपने आप को हमेशा रिपीट किया हूँ कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ का मैं टॉप नंबर 1 पर्सन बन के बताऊँगा।
इसके बाद आता है सर, आपको 3 चीज़ें सीखनी होती है। बिलीफ अगर आपका सही है तो देन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक रीजनेबल नॉलेज तो लगेगा जिस भी सोर्स से आप लेना चाहें। स्किल्स, जो काम आपने करना है वो काम की आपको इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। मैंने 99% लोगों को ये 2 चीज़ों में कमज़ोर पाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड। और जितने कामयाब लोगों को आप इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं या इस इंडस्ट्री के बाहर देख रहे हैं, उनका ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, दैट इज़ देयर माइंडसेट, देयर एटीट्यूड। और एटीट्यूड ऑफ हार्ड वर्क, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप टॉप रैंक पे हो, आपको शुरुआत से प्रोग्रेस लेनी है और टॉप रैंक को बचाए रखना है तो आपको हार्ड वर्क करना है। और ये चीज़ें हैं जिनके कारण मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। और इनमें प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो डुप्लीकेशन का प्रोसेस जो अभी हमने चर्चा की, और आपके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप पहले दिन से ये इंश्योर कीजिए कि इसके अंदर में सबसे ज़्यादा नंबर मेरी टीम से होगा, और ये जो नंबर पिछली बार आया था अब अगली बार इससे बढ़कर आएगा। ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी, क्योंकि मैंने जैसे ही करियर शुरू किया था सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति आए थे, मिच साला नाम था उनका। मेरे पहले साल की बात है ये, और उन्होंने स्टेज से एक स्टेटमेंट दिया था, यू फिल द हॉल एंड योर बैंक अकाउंट विल गेट फिल्ड अप। वो कहीं ना कहीं मेरे जहन से चिपक गया था, और मैंने उसके बाद में हमेशा ये इंश्योर किया कि मैं बड़ा हॉल लूँ और बड़े हॉल को फिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दूँ, और इसी मीटिंग के अंदर मैं अगली मीटिंग प्रमोट कर डालूँ, सेल कर डालूँ। और मैं समझ रहा हूँ आपका भी तरीका यही है कि आप हॉल्स को फिल कर देते हैं। जब हॉल फिल हो जाए तो लॉ ऑफ एवरेज अपने आप वर्क करता है, और उसके बाद में फिर बाकी चीज़ें अपने आप चलती है। जी सर, बिल्कुल। आपने, मेरा ट्रूली बिलीव है सर इस चीज़ में कि जिस प्रकार की आप मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में उसी तरह की अगली मीटिंग अनाउंस हो जानी चाहिए। जी, होम मीटिंग है तो अगली होम मीटिंग वहीं अनाउंस हो, वीकली मीटिंग है तो अगली मीटिंग में कौन आ रहा है, जी, मंथली सेमिनार है तो मंथली सेमिनार। इवन सर हम फ्रेंड्स मीट करते हैं हर साल। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्क्रीन पे देखते हैं, मुझे देखते हैं, आप जैसे लोगों को देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि यार फिज़िकली उनसे मिला जाए, तो वो जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हमने डिज़ाइन किया है कि यार चलो साल में एक बार तो हम मिलेंगे। इस बार हम पटना में प्लान कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं रिजवान सर, 2024 में हमारा इवेंट था दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में। उसी दिन हमने डिक्लेयर कर दिया था कि 16 फरवरी 2025 को हम अगला फ्रेंड्स मीट आयोजित कर रहे हैं। क्या बात है। और अभी 16 फरवरी 2025 को हम अनाउंस कर देंगे कि 2026 में किस डेट को हम करने जा रहे हैं। डेट समटाइम आगे पीछे हो सकती है वेन्यू की वजह से, लेकिन उसके आसपास ही रहती है। तो वो डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता में भी एक बड़ा कारण रहा होगा। वो जो एक भूख रहती है ना कामयाबी की, टॉप पे जाने की, कहीं ना कहीं हंगर, तो वो हंगर जिस व्यक्ति में जिंदा है तो फिर वो कहीं भी चला जाए वहाँ टॉप पे जाएगा। सो आपके पास मैं इसमें एक आखिरी प्लीज। चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आप गोल लेने से पहले 1 लाख बार सोच लें, तोल मोल के बोल, पर अगर एक बार बोल दिया तो फिर मुड़कर मत देखिए, क्योंकि मुड़ कर देखने वालों को इतिहास कभी माफ़ नहीं करता, या मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। तो गोल ऐसा लीजिए कि जो आपके कंट्रोल में हो। स्मार्ट गोल हम सब ने सीखा हुआ है, तो स्मार्ट गोल लीजिए, और गोल को कभी छोड़िए मत। गोल को छोड़ने वाले कामयाब नहीं होंगे। मेरा पर्सनल ये मानना है, और मेरा पर्सनल वर्किंग स्टाइल ये है कि मैं बहुत सोच कर गोल लेता हूँ, और एक बार गोल ले लिया तो छोड़ता नहीं। इसमें मुझे रतन टाटा की एक लाइन हमेशा याद रहती है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक इट राइट। तो ऐसे ही मैं अपने आप को इन्हीं मार्गदर्शनों में चलाना चाहता हूँ। और वस साहब जैसे दोस्त हैं
जिनके मार्गदर्शन के वजह से रास्ता आसान हो जाता है। तो आप जिस मिशन पे निकले हो, उस मिशन में जो लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग, उनके साथ में रहिए, आपका रास्ता भी आसान हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, सुपर सर जी। बहुत इन्जॉय किया मैंने इस इंटरव्यू को, बहुत कुछ सीखने को मिला और निश्चित रूप से व्यूअर्स को भी सीखने को मिला होगा। हमारे यहाँ पे सर जो एक बार, चाहे व्यूअर है चाहे हमारे गेस्ट हैं, जो एक बार जुड़ते हैं तो फिर हम उनको छोड़ते नहीं हैं सर, चिपका के रखते हैं। जी तो सर। उसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास हमने किया था सर, इंडस्ट्री के लोगों को अपना अनुभव देने का, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, और ये पार्ट 1 है सर। और ये रिजवान सर एक सिक्वेंशनल एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग में रहे, उस थॉट के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। ये पार्ट 1 है जिसमें बेसिक्स हैं, अभी पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 पार्ट तक बहुत मेरे दिमाग में है कि इसको हम लोग लेके आएंगे। तो ये हिंदी और अंग्रेज़ी की दोनों प्रतियां आपको समर्पित हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और आपके व्यूअर्स का भी, कि आपने इस इंटरव्यू में मुझे सुना, और ऐसे ही प्यार आपका इस प्रोग्राम चैट विद सुरेंद्र वत्स के साथ में बना रहने दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि वत्स सर इसमें किसी भी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के बेनिफिट्स के लिए, व्यूअर्स के बेनिफिट्स के लिए, आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनका पूरा पूरा ध्यान इसी चीज़ पर है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाए। और कहीं ना कहीं मेरा भी मिशन यही है कि मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा सर, कि मैं इस इंडस्ट्री को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, कि जहाँ एक फादर जब अपने बच्चे के करियर के लिए सोचे तो उसके पास में बाकी के करियर के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग ये भी एक ऑप्शन रहे और टॉप पर रहे। अगर वो बच्चा डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता है तो वो सोचे कि इसको IAS बना दूं या सर्जन बना दूं। ये पोटेंशियल मैं इस इंडस्ट्री में देखता हूं, और इसी डायरेक्शन में मेरा काम है और इसी डायरेक्शन में सर आपका काम है। तो आपसे मिलकर भी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, और आपकी किताब भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और आपकी इसके अलावा भी जितनी किताबें हैं वो मैं खुद भी पढ़ना चाहूँगा, और दर्शकों से भी कहूँगा कि आप सब भी ये पढ़ें, ये आपको कामयाबी के बहुत करीब कर देंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रिजवान सर। और जैसे आपने विज़न की बातचीत की, मेरा मानना है लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल। मैंने अपने बेटे को, विशाल को, मतलब ये हालांकि उसका डिसीजन उसका था, लेकिन चाहत मेरी थी कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए जी। और उसने हालांकि अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA किया, अमेजोन के साथ में 1 साल तक काम किया एक अच्छे पैकेज पे। उसके बावजूद ही डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग। सो व्यू डायरेक्ट सेलिंग में है, मिलके काम कर रहा है। ऊपर वाले की कृपा से ऐसा बहुत होगा। और आज भी डायरेक्ट सेलर्स, लीडर्स तो चाहते हैं कि बच्चे आ जाएं, लेकिन वैसा अगर माहौल देंगे, वैसी चीज़ें देखें तो बच्चों का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे बनेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, फिर मिलते रहेंगे एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान सर। बहुत सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लीज़। सो ये थे CA रिजवान मिर्ज़ा। 25 सालों का अनुभव हमने प्रयास किया 25 मिनट में आपको मिल जाए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।